बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास 9th केमिस्ट्री, बाब नंबर 1। आज हम आगाज़ करेंगे साइंस की तारीफ़ से, इसकी अहम शाखों से, और केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री की अहम शाखें कौन कौन सी हैं, और इन अहम शाखों में से पहली 3 अहम शाखों के बारे में तफसीलन जानेंगे कि ये क्या हैं और इनका इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे है। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। बाब नंबर 1 में हम साइंस की तारीफ़ और साइंस की एक अहम शाख केमिस्ट्री के बारे में इल्म हासिल करेंगे। सबसे पहले साइंस क्या है? वो इल्म जो इस दुनिया को समझने का फ़हम अता करता है। फ़हम कहते हैं शऊर, अक़ल, समझ, सोच। तो साइंस एक ऐसा इल्म है जो इस दुनिया के मुख्तलिफ़ मामलात को समझने का शऊर पैदा करता है इंसान के अंदर। किसी भी मुश्किल काम को आसानी से करने की हिम्मत, अक़ल और समझ दे इंसान को, उस इल्म को हम साइंस कहते हैं। तो साइंसदानों ने एक ऐसा इल्म ईजाद किया जिसकी मदद से वो ये पता चला सकते हैं कि एक ज़िंदगी दुनिया के ऊपर कैसे मुमकिन है, कब से चलती आ रही है, कब तक चलेगी। इसके बारे में जो भी सारी मालूमात हैं, साइंस की जिस शाख में इसको रखा जाता है उस शाख को हम बायो कहते हैं। इसी तरह से जब साइंस एनर्जी की बात करती है कि एनर्जी किस शक्ल में मौजूद है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे तब्दील हो सकती है, एनर्जी के किस तरह के मामलात या किस तरह के रिलेशंस मौजूद होते हैं, ताल्लुकात एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कैसे हैं, वो कैसे एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक जाती है। तो एनर्जी के बारे में जितनी भी मालूमात जिस शाख के अंदर हम इनको इकट्ठा करते हैं, साइंस की वो शाख फ़िज़िक्स कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह से एक चीज़ है मादा। आगे चल के हम ये भी समझेंगे कि मादा किसे कहते हैं। तो साइंस की वो शाख जो मादे के बारे में हमें तमाम किस्म की मालूमात फ़राहम करती है, उस शाख को हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो फ़िज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री या इसी तरह की जो दूसरे हमारे पास असबाक हैं, अगर हम इन तमाम को देखें, गौर से इनका मुताला करें, तो हमें ये किसी न किसी तरह से दुनिया के मुख्तलिफ़ मामलात को समझने की अक़ल, शऊर और फ़हम अता करते हैं। तो हमने यही कहा कि ये सारे असबाक जो हैं वो किससे ताल्लुक़ रखते हैं? साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो साइंस एक ऐसा इल्म है जो इस दुनिया को समझने में हमें शऊर देता है, हमें अक़ल देता है, हमें फ़हम देता है। सिर्फ़ और सिर्फ बहस करेंगे किसके बारे में? मादे के बारे में, केमिस्ट्री। तो पहले हम तारीफ़ करते हैं केमिस्ट्री किसे कहते हैं। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें हम मादे की तरकीब मतलब मादा किस किस हिस्से के मिलने से बना है। ये मेरे हाथ में पकड़ा हुआ पेन, ये भी कुछ हिस्सों के मिलने से बना है। ये आपके सामने एक बोर्ड मौजूद है, ये भी कुछ हिस्सों के मिलने से बना है। तो हर चीज़ किसी न किसी चीज़ के मिलने से ही बनी है, लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ों को बनाने वाली अशिया भी मुख्तलिफ़ होती हैं। तो हम बात करें तरकीब की कि किस किस्म का मादा किस किस्म के हिस्सों के मिलने से बना है। दूसरे नंबर पर मादे की साख्त, तरकीब के साथ साथ मादे की साख्त किस तरह का है। जैसे आपके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड, इसकी शक्ल कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसी तरह से मेरे हाथ में पकड़ा हुआ ये पेन, इसकी साख्त किस तरह की है। कोई गोल होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई चौड़े होते हैं, कोई पतले होते हैं। तो हर किस्म का मादा मुख्तलिफ़ किस्म की अशकाल के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो हम केमिस्ट्री के अंदर इल्म हासिल कर रहे हैं। पहली बात मैंने की कि मादे की तरकीब का, कि कौन सा मादा किस किस हिस्से पर मुश्तमिल है, किस किस के मिलने से बना है। दूसरी बात मैंने की कि हम मादे की साख्त के बारे में भी इल्म हासिल करते हैं कि किस किस्म का मादा किस किस्म की साख्त रखता है, उसकी शक्ल किस तरह की है। इसी तरह से तीसरी बात हम कर रहे हैं ख़वास। हर एक चीज़ की अपनी अपनी अलहदा खसूसियात होती हैं। अगर मेरे पास मार्कर है, इसकी खसूसियत अलहदा होगी। अगर ये सामने लगा हुआ बोर्ड है, इसकी खसूसियत अलहदा होगी। अगर मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ तो उसकी खसूसियत कुछ और होगी। तो केमिस्ट्री ये साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, उसकी साख्त, उसके ख़वास और इन तीनों के साथ साथ मादा बनाने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, या एक मादा जो मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल रिएक्शंस के अंदर हिस्सा लेता है, इन तमाम का अहाता करती है। साइंस की उस शाख को हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं। दोबारा एक दफ़ा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, साइंस की वो शाख जिसमें मादे की तरकीब, साख्त, ख़वास और केमिकल रिएक्शंस का मुताला किया जाता है, केमिस्ट्री कहलाती है। अब हमारी ज़िंदगी के अंदर केमिस्ट्री का क्या किरदार है?
केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा इल्म है। केमिस्ट्री, क्योंकि हम जानते हैं कि कायनात की हर चीज़ मादा है। आगे चल के हम पढ़ेंगे भी कि मादा किसे कहते हैं। हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जो जगह घेरती हो, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो या तो वज़न ना रखे या जगह ना घेरे। तो लिहाजा हर चीज़ मादा है। अगर मादा है तो इसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए कि किस किस्म का मादा है, किस चीज़ के मिलने से बना है, क्या उसकी खसूसियत है, क्या उसकी शक्ल है, ताकि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के मादों को इस्तेमाल करने के काबिल हो सके। तो ज़रा हम देखते हैं कि केमिस्ट्री का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर क्या इस्तेमाल है। तो केमिस्ट्री का इल्म इस्तेमाल करके हमने पेट्रोलियम मसनूआत, उनकी पैदावार में इजाफा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेशुमार और बड़े पैमाने के ऊपर इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हम सबसे बड़ी बात करें कि हमारा दूसरों के साथ जो लेन देन है, तो लेन देन के लिए हमें नकल मुकानी करनी पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता है, दूसरे लोगों के साथ हमें राब्ते रखने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें इन पेट्रोलियम मसनूआत की शिद्दत के साथ ज़रूरत होती है, और इनको बनाने के लिए और इनकी मदद से और बहुत सी चीज़ों को बनाने के लिए जो इसी साख से, इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, उसके लिए केमिस्ट्री एक अहम किरदार अदा करती है। हम केमिस्ट्री के असूलों को जानकर, उनको समझकर हम इन तमाम चीज़ों को बना सकते हैं। मज़ीद अगर हम बात करें तो अद्वियात बनाने के अंदर केमिस्ट्री ने बहुत अहम किरदार अदा किया। कीमिया का बहुत बड़ा किरदार है अद्वियात साजी के अंदर, अद्वियात बनाने के लिए, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उन मुख्तलिफ़ रिएक्शंस के अंदर अगर कोई ख़राबी आ जाए तो हमारा निज़ाम, उसमें गड़बड़ पैदा हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ ऐसी अद्वियात चाहिए होती हैं जो उन मसाइल को भी ठीक करें और इंसानी जान को ख़तरा होने से भी बचाएं। तो लिहाजा इसके लिए हमें कीमिया के असूलों को बड़े आसान तरीके से समझना पड़ता है, उनके ऊपर काम करना पड़ता है, और उससे हम फिर इस तरह की केमिकल्स, इस तरह की अद्वियात की तैयारी करते हैं जो इन तमाम कामों में बेहतरीन साबित होती हैं। इसके अलावा खुराक को महफूज करने के लिए केमिस्ट्री के असूलों को मद्देनज़र रखा जाता है। हमें ख़ास किस्म के दर्जा हरारत के ऊपर खुराक को रखना चाहिए, जहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह जो है वो उस खुराक को नुकसान ना पहुँचा सकते हों, और किन किन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाए किस तरह की खुराक को महफूज करने के लिए, ये भी हमें कीमिया के असूलों की मदद से पता चलता है। इसके अलावा हमारे माहौल को साफ़ करने के लिए, आज का माहौल बहुत आलूदा है, और आलूदगी को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स की तैयारी करते जा रहे हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, जो हमारे माहौल से पोल्यूशन को, आलूदगी को ख़त्म करने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। मतलब बायो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल बड़ा आम है इस हवाले से। ये क्या करते हैं, ये हमारे माहौल के अंदर पता चला लेते हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पता चला लेते हैं कि कहाँ पे पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा है, और इसको कैसे मज़ीद हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा पौधों की नशोनुमा को बढ़ाने के लिए हम ऐसे फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं जो फसलों को भी ख़राब ना करती हों, और कीड़े मकोड़ों को भी, हशरात को भी आसानी से मार सकती हों। इसी तरह से जानवरों की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उनकी नशोनुमा को बढ़ाने के लिए भी ऐसे केमिकल्स तैयार किए जा रहे हैं जिनकी मदद से हम ज़्यादा मिकदार के अंदर उनसे अपने ज़रूरत की अशिया हासिल कर सकते हैं, दूध हासिल कर सकते हैं, गोश्त हासिल कर सकते हैं, और इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है। तो इन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से हासिल करने के लिए हम कीमिया के असूलों को हर लेवल के ऊपर इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, और इससे बढ़कर केमिस्ट्री का इस्तेमाल बेशुमार फील्ड्स के अंदर मौजूद है। जहाँ पर केमिस्ट्री इतने ज़्यादा अहमियत की हामिल है, इतने ज़्यादा इस्तेमालात रखती है, इतने ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके इस्तेमाल हैं, उसी के साथ साथ केमिस्ट्री की वजह से कुछ ना कुछ हमें नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अब वो नुकसान किस हालत में हमें उठाना पड़ रहा है? हमें पता है कि इन तमाम चीज़ों के लिए हमें केमिकल्स की ज़रूरत है। हम केमिकल्स बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन केमिकल्स को बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ सनतें लगानी पड़ती हैं, बड़े पैमाने के ऊपर सनतें लगानी पड़ती हैं, और सनतों की तादाद में ये जो दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, इस इजाफे की वजह से, इन केमिकल्स की तैयारी की वजह से, इन बड़ी बड़ी सनतों में से, इनके कूड़ा क्रिकेट में से ऐसे जहरीले केमिकल्स खारिज होते हैं जो गैस की शक्ल में जब एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं तो हमारी हवा को आलूदा करते हैं, पानी की शक्ल में बहकर, सोल्यूशन की शक्ल में बहकर जब नदी नालों में जाते हैं तो पानी की क्वालिटी को भी ख़राब करते हैं। तो जहाँ पे केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं पर नुकसान का भी बायस बनता है। लेकिन अगर हम इन तमाम चीज़ों को
हम इन तमाम केमिकल्स के डिस्पोजल को, अखराज को कंट्रोल कर लें, काबू कर लें, तो फिर इससे जो है वो हम बच भी सकते हैं, माहौल की आलूदगी से बचा भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री की शाखें, जैसे साइंस की मुख्तलिफ शाखें हैं, इसी तरह से केमिस्ट्री की भी मुख्तलिफ शाखें हैं। किसी शाख में हम मादे की किसी चीज़ के बारे में इल्म हासिल करते हैं और किसी शाख में मादे की किसी दूसरी चीज़ के बारे में इल्म हासिल किया जाता है। तो केमिस्ट्री को मुख्तलिफ शाखों के अंदर तकसीम किया जाता है इस नौइयत के लिहाज से कि किस मादे की साख्त को, किस मादे की खसूसियत को कहाँ पे पढ़ा जाए। तो 8 के करीब केमिस्ट्री की मुख्तलिफ शाखें हैं जिनको यहाँ पे डिटेल में बयान किया गया, तफसील के साथ बयान किया गया है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं कि ये किस किस मादे की खसूसियत को तफसीलन बयान करती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख जो मादे की तरकीब और उसके तबई ख़वास के दरमियान मुतालिया करती है। मादे की तरकीब और तबई ख़वास दो चीज़ें हैं। तरकीब हम पहले भी पढ़ के आए हैं। तरकीब कहते हैं किस चीज़ के मिलने से मादा बना हुआ है, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अज्जा हिस्से कौन कौन से हैं मादे के। तो मादे के अज्जा मुख्तलिफ हिस्से और इनके तबई ख़वास के एक ख़ास किस्म का मादा किस तरह की खसूसियत रखता है। तो किस चीज़ के मिलने से बना है, हर उस चीज़ की खसूसियत कैसी है। तो इनके दरमियान ताल्लुक़ को जो केमिस्ट्री की शाख वाज़िया करती है, बयान करती है तफसीलन, वो शाख क्या कहलाती है? फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि इस शाख में हम मुख्तलिफ जो चीज़ें बयान करते हैं तफसीलन, वो कौन कौन सी हैं। इसमें हम बयान करते हैं एटम की साख्त, कि एक मादा जो ख़ास किस्म के एटम पर मुश्तमिल है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है, वो एटम्स किस तरह की शक्ल रखते हैं, किस तरह की उनकी जिसामत है। दूसरे नंबर पर मॉलिक्यूल्स की तश्कील, कि जब एटम्स के मिलने से, एलिमेंट्स के मिलने से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स कैसे वजूद में आते हैं, क्या चीज़ें रूनुमा होती हैं दो एटम्स के करीब आने से जिसके नतीजे में मॉलिक्यूल बनता है। ये भी हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर ही सीखते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें मादे की, कि ठोस है, माया है, गैस है, ये ठोस, माया, गैस, इनके तर्ज़ अमल क्या है, किस तरह की खासियत रखते हैं ये मुख्तलिफ तरह के मादा जात जो हैं। या अगर हम टेम्परेचर को तब्दील करें, दर्जा हरारत को तब्दील करें, तो मादे की किस हालत पर किस तरह का असर होगा टेम्परेचर के तब्दील करने से। या अगर हम मादे की किसी एक हालत के ऊपर रेडिएशंस गिराते हैं, रेडिएशंस डालते हैं, शुआएँ मुख्तलिफ़ किस्म की डालते हैं, तो इन शुआओं की वजह से किस तरह के असरात मुरतब होंगे, किस तरह के असरात रोनुमा होंगे। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री ये वो शाख है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम एक तो मादे की तरकीब और उसके ख़वास के दरमियान इल्म हासिल करते हैं तफसीलन, और दूसरे नंबर पर हम एटम की साख्त, मॉलिक्यूल कैसे बना है, या ठोस, माया, गैस के तर्ज़ अमल और इन पर टेम्परेचर की तब्दीली का असर और रेडिएशंस के डालने का क्या असर है, इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म हासिल करते हैं। वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहलाती है वो शाख। फ़िज़िकल, भाई नाम से भी ज़ाहिर है फ़िज़िकल ऐसी चीज़ के लिए बोला जाता है जो हमें नज़र आ रही हो, ज़ाहरी जिसामत, जिसके लिए हम फ़िज़िकल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो फ़िज़िकल जो ख़वास हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, किसी भी चीज़ की शक्ल हो सकती है, किसी भी चीज़ के जो है वो जिसामत हो सकती है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो फ़िज़िकल की हेडिंग के अंदर आती हैं सारी चीज़ें। तो इनके मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में हम इल्म हासिल करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। आगे चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। मतलब केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड, मतलब जब भी कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। और कोवलेंट बॉन्ड की वजह से कार्बन हाइड्रोजन का जो कंपाउंड बनेगा वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाएगा। तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम कार्बन हाइड्रोजन के जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, इन कोवलेंट कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया जाता है। तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम इन हाइड्रोकार्बन्स, जो कि कौन से कंपाउंड हैं?
कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड हैं, और इनके साथ साथ इनकी मदद से जो हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स मज़ीद बनाते हैं उनका भी मुतालिया करते हैं। केमिस्ट्री की वो शाख क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। दोबारा सुने एक दफ़ा, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम कार्बन हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स जिनको हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है, और इन हाइड्रोकार्बन्स की मदद से मज़ीद बनाए गए जो कंपाउंड्स होते हैं उनका भी साथ मुतालिया किया जाता है, वो ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स ही बोला जाता है, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स भी मौजूद होते हैं और इनके साथ साथ इनके मखूस कंपाउंड भी मौजूद होते हैं। मखूस कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन तो मौजूद होगा ही, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं। तो वो तमाम कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है उनको ही हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है, जबकि इनकी मदद से निकाले गए वो कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस जैसे कंपाउंड भी मौजूद होंगे, एलिमेंट भी मौजूद होंगे, उनको हम सबको मिलाकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक बड़ी टर्म है, एक बड़ा लफ्ज़ है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एक छोटी टर्म है। छोटी टर्म से मुराद उसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड शामिल होंगे, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड और इसके साथ साथ वो कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर भी मौजूद होगी वो भी सारे शामिल होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ख्याल किया जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा अजसाम के अंदर ही बनते हैं, जानवरों के अंदर बनते हैं, पैदा होते हैं, या पौधों के अंदर पैदा होते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये ना सिर्फ कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये लेबॉर्ट्री के अंदर भी मुख्तलिफ रिएक्शंस के नतीजे में तैयार किए जाते हैं। तो दोनों सूरतों के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ खुसूसियात हैं जिनकी वजह से इनकी तादाद मिलियंस के अंदर है, लाखों के अंदर इनकी तादाद है। आगे चलते हैं, आगे है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख है जो दुनिया के सारे कंपाउंड्स का मुताला करती है सिवाय किन कंपाउंड्स के जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल थे, यानी हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स और उनसे मखूस कंपाउंड के लिए जिस ब्रांच, जिस शाख से हमारा ताल्लुक है वो शाख कौन सी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जबकि इन कंपाउंड्स के अलावा दुनिया के जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे हम जिस शाख के अंदर जिनका मुतालिया करेंगे वो शाख क्या कहलाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पाए जाने वाले सारे कंपाउंड्स ये भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके बेशुमार इस्तेमालात हैं। सबसे अगर मैं आसान मिसाल दूँ और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाए जाने वाले किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वो है वाटर, पानी। पानी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी के बगैर कोई भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। हत्ता कि हमारा जो कायनात का निज़ाम है वो भी पानी के बगैर नहीं चल सकता। तो पानी इतना अहम इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इस तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही मुतालिया करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स का मुतालिया इस केमिस्ट्री की शाख के अंदर नहीं किया जाता। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसका इस्तेमाल हम मुख्तलिफ सनतों के अंदर करते हैं, जैसे शीशा साजी के अंदर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल बड़े पैमाने के ऊपर किया जाता है, शीशा बनाने की सनत के अंदर भी। सीमेंट बनाने के लिए भी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल बहुत बड़ी मिकदार के अंदर करते हैं, और मुख्तलिफ कंसनट्रेशंस के साथ, रेशोज़ के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिरामिक्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये घरों के अंदर भी कुछ बर्तन इस्तेमाल होते हैं जो खूबसूरती बढ़ाने के लिए रखे जाते हैं, गुलदान वगैरह। तो इस तरह के मटेरियल बनाने के लिए हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही सहारा लेते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा धात साजी के लिए भी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की धातें बनाने के लिए। असल में जो धात होती है ज़्यादातर ये बड़े रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, फ़ौरन रिएक्शन कर जाते हैं, तो लिहाजा ये आज़ादाना हालत में नहीं पाए जाते, ये हमेशा दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर मुतहिद सूरतों के अंदर पाए जाते हैं। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, ज़मीन से कंपाउंड्स निकालते हैं, उन कंपाउंड्स के अंदर धाती एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, फिर हम लेबॉर्ट्री के अंदर लेके जाते, फिर हम मुख्तलिफ सनतों के अंदर
मुख्तलिफ़ तरह के प्रोसेसेस करवा के, रिएक्शंस करवा के क्या करते हैं, पूरे कंपाउंड में से अपनी उस धात को अलहदा कर लेते हैं। फिर उस धात को प्योर किया जाता है, साफ़ किया जाता है, उसको असली हालत में लेकर आया जाता है और फिर मज़ीद उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से हम मुख्तलिफ़ अशिया अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल के लिए मुसलसल तौर पर बनाते चले जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमने बाब नंबर 1 का सबसे पहला लेक्चर समझा है। यहाँ पर साइंस क्या है, इसकी मुख्तलिफ़ शाखें कौन कौन सी हैं, केमिस्ट्री क्या है, और पहली 3 शाखों के बारे में हमने तफसीलन जाना। फ़िज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको बखूबी समझ आई होगी, आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।